आधुनिक हिंदी काव्य बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपके मूल पाठ के कवियों में संकलित सबसे पहले कवि मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय पर आज हम चर्चा करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म आधुनिक काल के द्विवेदी युग के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी की माता का नाम काशीबाई और पिता का नाम श्री रामचरण था। पिता साहित्य प्रेमी थे, साहित्य में रुचि रखते थे। साहित्य प्रेमी पिता की प्रेरणा से गुप्त जी के मन में कविता के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। यदि हम गुप्त जी के काव्य जीवन के आरंभ की बात करें तो गुप्त जी का बचपन से ही काव्य रचना में आकर्षण पैदा हो गया था, क्योंकि उनके पिता स्वयं साहित्य प्रेमी थे और वो स्वयं छोटेपन में ही बचपन से ही काव्य रचना करने लगे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि आप जानते हैं कि जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है, उनके संपर्क में आने पर उनकी काव्य प्रतिभा में 4 चांद लगे, अर्थात वो और भी अच्छे काव्य रचनाएं करने लगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने सर्वप्रथम भारत भारती की रचना की। राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण इस ग्रंथ से उन्हें अपार प्रसिद्धि मिली। उनका ये जो भारत भारती जो रचना थी वो लोगों द्वारा बहुत पसंद की गई। इसके उपरांत इन्होंने देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति और नारी उत्थान आदि राष्ट्रीय विषयों पर कविता करने के कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। जन जन में ये राष्ट्र कवि के रूप में जाने माने लगे। मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय में अगर एक और महत्वपूर्ण बिंदु है तो वह है कि इन्होंने खड़ी बोली के जो स्वरूप है उसके निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खड़ी बोली के स्वरूप को स्थिरता प्रदान करने में गुप्त जी की अहम भूमिका रही। महावीर प्रसाद द्विवेदी गुप्त जी के साहित्यिक पथ प्रदर्शक और गुरु समान थे और आप जानते हैं कि उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जो खड़ी बोली थी वो काव्य की भाषा बनने की ओर अग्रसर थी। उसको परिष्कृत करने में, परिमार्जित करने में, उसके व्याकरण को स्थिरता प्रदान करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का अतुलनीय योगदान है। और उन्हीं के संपर्क में आने पर जब मैथिली शरण गुप्त जी ने काव्यों की रचनाएं आरंभ की तब उनके द्वारा भी जो खड़ी बोली है उसका जो स्वरूप है उसे निर्धारित करने में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनकी प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ते से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। सन 1909 में कवि की पहली पुस्तक रंग में भंग प्रकाशित हुई। अगर मैथिली शरण गुप्त जी को जो पुरस्कार और सम्मान उनकी काव्य रचनाओं पर प्रदान किए गए उस पर चर्चा करें तो मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साकेत महाकाव्य पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। आगरा और प्रयाग विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया। राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण गुप्त जी 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। मैथिली शरण गुप्त जी का जो पूरा जीवन है वो काव्य को समर्पित रहा और 78 वर्ष की आयु में 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में गुप्त जी का निधन हुआ। यदि हम उनके कृतित्व की चर्चा करें, जो उन्होंने रचनाएं की हैं, उनका बहुत विशाल कृतित्व का संसार है, तो उसमें 2 भागों में बांटा जा सकता है उसको। एक तो मौलिक ग्रंथ जो उन्होंने स्वयं रचे हैं, खड़ी बोली में हिंदी में उन्होंने स्वयं रचे हैं, और एक अनुदित ग्रंथ जो उन्होंने अन्य भाषा से, अन्य बोलियों से अनुवाद हिंदी में खड़ी बोली में किया है। जो मौलिक ग्रंथ हैं उनमें जो महाकाव्य है वो है साकेत जो 1931 में प्रकाशित हुआ और जय भारत जो 1952 में प्रकाशित हुआ। मुक्तक काव्य उनके द्वारा रचे गए, उनमें भारत भारती 1912 और झनकार 1929 में प्रकाशित हुए। खंड काव्यों की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी 1925 में प्रकाशित, यशोधरा 1932 में प्रकाशित, सिद्धराज 1936 में प्रकाशित, द्वापर 1932, जयद्रथवध 1910,
नहुष 1940 व विष्णुप्रिया 1957 उनके प्रमुख खंड काव्य हैं। इसके अतिरिक्त भी उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कुणाल गीत, अनग, पृथ्वीपुत्र, प्रदक्षिणा, चंद्रहास, लीला, अजित, गुरुकुल, वन वैभव, मंगलघट, मेघनाथ वध, रंग में भंग, किसान, अंजलि और अग्रिय, अर्जन विसर्जन, पद्य प्रबंध, पत्रावली, राजा प्रजा, काबा और करबला, बक संहार, युद्ध, विकट भय, वक संहार, वैतालिक, सैरंध्री, वन वैभव, हिंदू आदि। इन मौलिक ग्रंथों के बाद अगर हम चर्चा करें कि उनके जो अनुदित ग्रंथ हैं, जो अन्य किसी भाषा बोली से उन्होंने हिंदी खड़ी बोली में जिनका अनुवाद किया है, उनमें विरहिणी ब्रजांगना, वीरांगना, मेघनाथ वध, प्लासी का युद्ध और स्वप्नवास वदता जो संस्कृत का है उसका हिंदी में अनुवाद किया है। गुप्त जी की भाषा शैली पर बहुत संक्षेप में बात करें तो गुप्त जी की जो भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। संस्कृत, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग गुप्त जी ने अपनी काव्य रचनाओं में किया है। काव्य शैली की बात करें तो मुख्यतः जो उनकी शैली रही है वो गीतात्मक शैली रही है, गीति शैली रही है और नाट्य शैली का प्रयोग भी उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। रस जो बहुत महत्वपूर्ण एक तत्व होता है काव्य का, उस रस में जो गुप्त जी ने प्रमुखतः जिन रसों का प्रयोग किया है उनमें वीर जो देशभक्ति से संबंधित है, श्रृंगार के दोनों संयोग और वियोग जो साकेत में भी बहुत सुंदरता के साथ उन्होंने प्रयोग किए हैं, और करुण रस का मुख्यतः प्रयोग गुप्त जी के काव्य में हुआ है। अगले वीडियो में हम गुप्त जी के काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।